कोरोना कहां कहां कयामत लाएगा, इसका बहुत लोग तो अंदाज लगा रहे थे, लेकिन दुनिया को पूरा आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है। कल यूएस के क्रूड फ्यूचर मार्केट में ऑयल का प्राइस मई महीने के कॉन्ट्रैक्ट का जीरो नहीं, उसके भी नीचे -$37 पे चला गया। यानी प्रोड्यूसर कह रहा था बायर से कि तुम पैसे ले लो और डिलीवरी ले लो। ऐसा अभूतपूर्व, अनहोनी कल्पना के बाहर बाजार कभी नहीं देखा गया ऑयल का, क्योंकि पूरी इकोनॉमी बंद है। तो कहां इसकी चोट पड़ेगी, अभी लोग इसको समझने की ही कोशिश कर रहे हैं। तो दुनिया भर के ऑयल मार्केट में क्या हुआ है, इसको समझने के लिए हमारे साथ हैं अमित भंडारी, जो खुद एनर्जी एक्सपर्ट हैं, गेटवे हाउस में फेलो हैं। अमित, आपने हमसे बात के लिए अभी सुबह सुबह समय निकाला। यूएस बाजार बंद हो गया इतनी बड़ी क्राइसिस के बाद, अनप्रेसिडेंटेड है ये, क्यों हुआ ऐसा? देखिए संजय, हुआ क्या है कि विश्व का डेली ऑयल प्रोडक्शन जो है वो है तकरीबन 10 करोड़ बैरल। कोरोना महामारी की वजह से इसमें से 30% डिमांड खत्म हो गई है। तो ये जो 3 करोड़ बैरल है, ये अब तेल का कुआं ऐसा तो है नहीं कि टंकी की तरह कि उसे बंद किया जा सके। तो ये 3 करोड़ बैरल रोज के निकल रहे हैं और इनको रखने की जगह खत्म होती जा रही है। अब यूएस जैसे मार्केट में कोई कंपनी ऐसा तो नहीं कर सकती कि इस तेल को फेंक दे, क्योंकि वो वहां पे कानूनन अपराध होगा। तो अब इसलिए ये हालत हो गई है कि अगर मेरे पास तेल है, मुझे उसको किसी को बेचने के लिए पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि इस तेल को रखने की जगह एकदम खत्म हो गई है। अगर आज आप एक व्यापारी हैं जिसके पास तेल रखने की जगह है, तो आप पैसा लेके वो तेल रख सकते हैं और फिर 2-3 महीने बाद उसको काफी मुनाफे में बेच सकते हैं। तो जिन्होंने स्टोर कर लिया था वो सारे टैंकर भी फुल थे, अब स्टोरेज की जगह नहीं थी, कुएं से निकालना पड़ेगा, आपको बेचना ही पड़ेगा। तो ये मई महीने की क्राइसिस थी जिसमें शॉर्ट सेलर्स बाजार से भाग गए और उसके बाद प्राइस रिकवरी होकर के अभी भी कोई $1 के आसपास है। और जैसा आप खुद ही बता रहे थे कि जून महीने का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 22 और $23 के बीच का है, 22.8 बैरल पर बैरल है। तो आगे के लिए क्या माना जाए कि थोड़ा बाजार नॉर्मल होगा और जो ब्रेंट क्रूड स्पॉट मार्केट का भाव है उसके आसपास आ जाएगा? एक तो मई का प्राइस दाम जैसे आपने बताया $20-22 के आसपास चल रहा है। तो कुछ उम्मीद तो यह है कि अगले 1 महीने में ये हालत इतनी खराब नहीं रहेगी। अमेरिका में तेल उत्पादन का एक बड़ी अच्छी बात यह है कि इसमें से काफी प्रोडक्शन शेल ऑयल का होता है, और शेल ऑयल के जो कुएं हैं ये कुछ ही हफ्तों के इनका जीवन काल होता है। तो अगर मैं शेल ऑयल कंपनी हूं तो मुझे हर कुछ हफ्ते में नए वेल ड्रिल करते रहने पड़ेंगे। तो अगर दाम इतना कम है तो नई ड्रिलिंग कम हो जाएगी और कुछ ही हफ्ते में प्रोडक्शन अपने आप कम हो जाएगा। तो ये जो मार्केट में एक्सेस चल रहा है अमेरिका में, कम से कम ये तो कम होने के आसार दिख रहे हैं मुझे। और दूसरा, ब्रेंट और WTI में तकरीबन $5 से $6 का फर्क रहता है, जो कि पिछले 2-3 महीने में बढ़ के $10 तक भी हो गया है। तो मेरा ख्याल ये है कि जहां से जैसे भारत का जो ऑयल का दाम है जो हम खरीदते हैं वो ब्रेंट से ज्यादा मेल खाता है। तो बदकिस्मती से ये जो नेगेटिव दाम है इससे हमें फायदा नहीं हो पाएगा। ये बताइए कि इसका ओवरऑल जो अभी चूंकि पूरी दुनिया की इकोनॉमी बंद है और जो तेल के सबसे बड़े बल्क बायर हैं एयरलाइन इंडस्ट्री और दूसरे लोग भी, जब वो खरीद बिक्री हो ही नहीं रही है तो बाजार ठप है। ऐसे में इसका भारत पे एक सप्लाई पे और दूसरा इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, भारत ने पिछले साल मतलब भारत का रोज तकरीबन 40 लाख बैरल तेल इंपोर्ट करता है। तो इसको आप अगर ये समझ लीजिए साल का 140 करोड़ बैरल हो जाता है। अब ये तेल हम आज से 5 साल पहले $110 पे खरीद रहे थे, 2 साल पहले $60 पे खरीद रहे थे। तो आप सीधे ये समझ सकते हैं कि $70 अरब भारत की इकोनॉमी से जाना बंद हो गए। अब तो है क्या कि ये $60 अगर कम होकर $30 होता है तो फायदा उतना नहीं होता, क्योंकि पहले $60 का फायदा हुआ, यहाँ $30 और कम हुआ है, उतना फायदा नहीं होगा। इसका नुकसान ये हो सकता है कि तकरीबन 80 लाख भारतवासी गल्फ में सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यहाँ पे एक्सपेट्रिएट वर्कर्स की तरह काम करते हैं। अगर तेल का दाम ज्यादा कम होगा, बहुत कम हो गया, जिससे कि इन देशों की इकोनॉमी भी रुकने लग गई, तो ये 80 लाख भारतवासियों का जो व्यवसाय है, जो नौकरी है, वो खतरे में पड़ेगी और केरला जैसे काफी राज्यों की इकोनॉमी पे नेगेटिव असर पड़ेगा। तो तेल में एक बात ये बहुत जरूरी है कि कंज्यूमर के लिए प्राइस सही होना चाहिए, लेकिन प्रोड्यूसर का भी कुछ फायदा होना जरूरी है। अगर प्रोड्यूसर का फायदा नहीं हुआ तो नया प्रोडक्शन लाने में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा,
और अगले 3 4 5 साल में हम देखेंगे कि तेल का दाम फिर ऊपर जाने लगा है और बहुत ऊपर जाने लगा है। तो अगेन थोड़ा इंडियन कंज्यूमर की बात करें तो हमारा तो अनुभव ये है कि दाम गिरने पर भी ये पास ऑन नहीं होता, बल्कि टैक्स बढ़ा करके सरकार अपना रेवेन्यू जुटाने का काम कर लेती है। तो ये अनुमान लगाना सही होगा कि इस क्राइसिस का कंज्यूमर को अभी डायरेक्ट कोई लाभ नहीं होना। कोई ये भी आर्गुमेंट दे सकता है कि अभी यहाँ पर गाड़ियां चली नहीं रही हैं, प्लेन चल ही नहीं रहे हैं, ऑयल का कोई कंजम्पशन नहीं है, तो कोई खरीदेगा क्या? जी, दोनों ही बातें सही हैं। मतलब ये भारत सरकार पिछले 1 साल में हमने ये देखा है कि $60 से जो तेल कम हुआ है उसका उसका कोई भी बेनिफिट कंज्यूमर को नहीं मिला है। तो उसको देखने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि सरकार अपनी टैक्स की भरपाई कर रही है, ये टैक्स वो कहीं और से नहीं तो जमा करती। और दूसरा एक तरीका इसको देखने का ये भी हो सकता है कि जब तेल का दाम बढ़ता है, 80 या $100 हो जाता है, तो उसका काफी प्राइस जो है वो कंज्यूमर को नहीं पास ऑन करती सरकार। तो अगर अगर ये उस सोच से किया जा रहा है कि आज हम ये मतलब आज ये हम एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं और कल आपको हिट नहीं होने देंगे, तो ये सही विचार है। और दूसरी जो आपने बात कही वो अभी बिल्कुल सही है कि अभी तो कोई कंज्यूमर तेल खरीद ही नहीं रहा है। तो लेकिन जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी भी वापस आना शुरू होगी, ये पता चलना शुरू हो जाएगा हम लोग को भी। एक थोड़ा सा ओवरऑल पिक्चर समझाइए। वो ये है कि जब अमेरिका कह रहा है कि हमारे यहाँ टेम्पररी बैन लगाएंगे हम इमिग्रेशन पे, और उनका शेल गैस का खुद का भी प्रॉब्लम है जो कि अब लागत के नीचे आने का खतरा पूरा बन गया है, और ऐसे में उनके यहाँ बेरोजगारी भी जो है वो इतनी भयंकर बढ़ गई है। तो जब इतना इनवर्ड लुकिंग माहौल चलेगा, तो जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उसमें एक बैलेंस बनाए रखने के लिए और कोरोना से फाइट करने के लिए कहीं कोई स्ट्रेटजी नजर आ रही है ग्लोबल लीडर्स के बीच में? जी, इस समय तो मेरे ख्याल से ग्लोबल लीडर्स का ज्यादातर एफर्ट महामारी पे काबू लाने में ही लग रहा है। और जैसे अमेरिका में और कुछ और इकोनॉमीज में भी जो अभी तक जो भी इन्होंने बेरोजगारी से निपटने के लिए जो मेजर निकाले हैं, जैसे फिस्कल स्टिमुलस या फिर ये कंज्यूमर्स को डायरेक्टली पैसा देना, ये सिर्फ नेशनल लेवल पर ही किए गए हैं। इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा कुछ अभी तक मुझे किया जाता नहीं दिख रहा है। और ये एक काफी बड़ी संभावना है कि इस महामारी के बाद जो ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा था उसमें कुछ रोक लग सकती है और कुछ रिवर्सल भी हो सकता है। तो हम ये पा सकते हैं कि जो फॉरेन ट्रेड हो रहा था, जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन चल रही थी, वो थोड़ी छोटी हो जाएंगी और देश कोशिश करेंगे कि कुछ प्रोडक्शन अपने बॉर्डर्स के अंदर ही हो। जी। अभी अगेन कोरोना का टाइमलाइन किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो हम कोई अंदाज नहीं लगा सकते, लेकिन चूंकि आप एनर्जी सेक्टर के दूसरे एस्पेक्ट्स भी देखते हैं, तो क्या ये अनुमान लगाना सही होगा कि अब पावर सेक्टर जो है, जो बिजली का बनना है, उसमें जो सप्लायर और बायर रिलेशनशिप है, उसमें भी अब इश्यूज आएंगे, और आने वाले दिनों में बिजली का एक और इलाका है जहां हम लोगों को केयरफुल होने की जरूरत है? क्या वार्निंग हम या क्या कॉशन हम अपने लोगों को दे सकते हैं? देखिए, बिजली सेक्टर में तो पहले ही क्राइसिस चल रहा है। मतलब बिजली में आप समझ लीजिए ज्यादातर उत्पादन और ज्यादातर सेल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के माध्यम से होती है। और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आज से 3 साल पहले ही, अगर हम इन सबको एक सिंगल कंपनी मान ले, तो वो बैंकरप्ट थे। तो अगर मार्केट में आपका सबसे बड़ा कस्टमर ही बैंकरप्ट है, तो वो मार्केट कभी चल नहीं सकता। और ये बात हमारे पावर सेक्टर के लिए एकदम सच है। इसके 2-3 कारण हैं। एक कारण ये है कि 20-22% बिजली चोरी होती है और तकरीबन इतना ही बिजली फार्म सेक्टर को दिया जाता है काफी कम दामों पे। तो इस नुकसान की वजह से क्या होता है? पहला ये कि जिसने भी पावर सेक्टर को लोन दिया है, जो पावर सेक्टर के साथ बिजनेस कर रहा है, जैसे कि बैंक है, उनको प्रॉब्लम होती है। दूसरा ये कि हम बात कर रहे हैं एमिशन कम करने की, उसके लिए हमें क्लीन कोल में इन्वेस्ट करना है, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना है, जो दोनों महंगे हैं। अब अगर इन्वेस्टर ही बैंकरप्ट है तो ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं होने वाले हैं। तो और तीसरा एक चीज और होगी कि तेल का दाम अभी गिरा है, कोयले का दाम मेरे ख्याल से उतना अभी तक गिरना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इसका कुछ असर कोयले पे भी पड़ेगा कुछ समय के बाद में। तो अगर कोयले का दाम कम हो जाता है तो मेरे ख्याल से पावर सेक्टर में भी नए इन्वेस्टमेंट लाने में थोड़ी दिक्कत और हो सकती है। बैक टू ऑयल, अब आपका आगे के लिए क्या असेसमेंट या एक एनालिसिस है कल के इस ब्लड बाथ के बाद? देखिए, एक बात, मतलब अगर मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दूं, वो ये है कि जैसे आज से 10, 15, 20 साल पहले हम सब लोग ऑयल की सप्लाई सिक्योरिटी की चिंता करते थे कि हमारा तेल कहां से आएगा। और मेरे ख्याल से पिछले कुछ महीने और कुछ सालों के जो ये में जो हुआ है, उससे देख के ये तो स्पष्ट है कि जब तक हमारे पास देने के लिए पैसा है, तेल हमें मिल जाएगा। अब चिंता तेल सप्लायरों को करनी चाहिए कि उनकी डिमांड सिक्योरिटी कहां से आएगी, क्योंकि यूरोप और जापान का तेल की खपत पिछले 15-20 साल से सिर्फ गिर रही है
अमेरिका की खपत फ्लैट है और चाइना की ग्रोथ होना बंद हो गई है। तो अगले 10, 15, 20 साल में जो डिमांड सिक्योरिटी है ये भारत जैसे देशों से आएगी और हमें अपना ये स्टेटस इस्तेमाल करके ये जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है, सऊदी अरेबिया, कुवैत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इनके साथ कुछ नए डायनेमिक्स लगाने चाहिए जिससे कि हमें दोनों तरफ फायदा हो। बिल्कुल। तो इमीडिएट क्राइसिस को फाइट करने के अलावा आपका कहना है कि भारत को आगे के लिए अपने जो सप्लायर ग्रुप हैं और जो ऑयल प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर्स हैं उनसे कैसे बात करनी है, टर्म ऑफ ट्रेड क्या हो, इस पर इनको नई स्ट्रेटजी लेके भारत को आना जरूरी है। आपकी इस बातचीत के लिए हमें बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी, धन्यवाद संजय।